लोगों को ये नहीं पता कि पासकोड की जरूरत नहीं है, आपको बस केवल टैप करना है और उसपे पासकोड दिया हुआ है। सर लिंक पे अगर टैप कर देंगे तो पासकोड डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। कौन है, जरा मैसेज करके उसको बताओ ग्रुप में। जूम का इंटरफेस ज्यादा अच्छा है। प्रखर, यस सर। और लोगों को बता दो कैसे ज्वाइन करना है, हम लोग जूम पे ही पढ़ाएंगे। सर जूम ग्रुप पे डाल दिया कि टैप करना होगा लिंक को टैप करते ही वो आ जाएगा। क्या करें, कल वही वाला आगे बढ़े कि वही करते हैं आज? किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही ज्वाइन करने में? जिसको दिक्कत हो रही है उसको बता दीजिए सभी लोग कि जो लिंक ग्रुप में पड़ा हुआ है उस लिंक को टैप करना है, टैप करके फिर जो है जैसे आप टैप करोगे आप ज्वाइन हो जाओगे। सर आपने जब लिंक सेंड किया होगा एक आपके पास पासकोड आया होगा। पासकोड डालने बता दें लोगों को। जी सर बोल दिए पासकोड डाल दें तो उसमें हो जाएगा। नहीं, जब लिंक से हो रहा है तो पासकोड की क्या जरूरत है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। और सर सब हो ज्वाइन सकता कर। है नहीं कनेक्ट हो रहा। पासकोड क्या, अपनी मीटिंग की सेटिंग पे जाना पड़ेगा। तो उनसे कह दो अपने ब्राउजर को क्या बोलते हैं, जूम के इंटरफेस पे जाके कहे ज्वाइन करें, डायरेक्ट उस पे व्हाट्सएप पे जाके क्लिक करें ना। ये लोग मालूम क्या करें, ये लोग जाकर के अपने ब्राउजर से ज्वाइन सर करें। हमने डाला तो है कि ये जो लिंक आपने सेंड किया उसको हमने डाला है कि आप क्लिक करोगे तो आ जाओगे उस पर। क्लिक इट प्रिया मैंने लिखा प्रिया है। प्रिया को हमने ज्वाइन कर लिया। हाँ सर हो गया ज्वाइन। हमको लगता है सब फर्स्ट ईयर वाले ही हैं, क्यों? नो सर सेकेंड ईयर। चलो सेकंड ईयर वाले हैं, हमको लगता थर्ड ईयर वालों को लगा कि हम पढ़ चुके हैं। इस कॉलेज में ये बहुत लगता है लोगों को कि हमें सब कुछ पता हो गया है। कोई फाइनल वाला? कोई नहीं है ना, चलो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग मतलब नेक्स्ट टाइम कहाँ पढ़ रहे थे? हम लोग नेक्स्ट टाइम किस टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे? ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन पे चर्चा कर रहे थे, ठीक है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन में हम लोग किस पर चर्चा कर रहे थे?
प्रॉपर्टीज पर। हम्म? सर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन के प्रॉपर्टीज पे अभी तक जो ट्रॉपिकल साइक्लोन हमने पढ़ा, अभी तक आपको समझ में आया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन होता क्या है? सबसे पहले साइक्लोन क्या होता है, ठीक है। फिर ट्रॉपिकल जो साइक्लोन होते हैं उनके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स आर साइक्लोन फाउंड इन आवर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। उसके लिए फिरदौस अपना रेस क्यों हैंड क्यों रेस कर रहे हैं? क्या फिरदौस लड़का है कि लड़की? कौन है फिरदौस? लड़का होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अभी तक हमने 3 चीजें पढ़ी हैं कि चक्रवात क्या होता है, ठीक है, चक्रवात कितने प्रकार का होता है, और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन को पूरे दुनिया में कहाँ कहाँ पे इसका क्या क्या नाम है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इतनी चीजें हमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? यस सर। यस सर। अब आज सर हम आपको लोग, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। देखो आप लोग इंटरेक्ट करोगे तो मुझे भी लगेगा कि क्लास में लोग हैं। नहीं होता है ना कि ये जो ऑनलाइन टीचिंग होती है उसके साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है कि आदमी को लगने लगता है कि मैं ही अकेले क्लास में हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। मेरी स्क्रीन आपको प्रॉपर दिखाई पड़ रही है? यस सर। जी। हम लोग यहाँ पे थे, हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, यानी जो ट्रॉपिकल साइक्लोन उसकी विशेषता है क्या क्या, किस किस कौन कौन सी चीजें इसमें फाउंड की जाती हैं। और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे आज कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का डेवलपमेंट होता है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन विकसित होता है, उसके लिए आइडियल कंडीशंस क्या क्या होती हैं, और फिर आइडियल कंडीशन के बाद किस प्रकार से वो डेवलप होता है, और डेवलप होने के बाद कैसे वो लैंडस्लाइड करता है। तो सबसे पहले हम लोग आइडियल कंडीशन की बात करते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑरिजिनेट एंड इंटेंसिफाई ओवर वार्म ट्रॉपिकल ओशियन, द कंडीशन फेवरेबल फॉर द इंफॉर्मेशन एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उष्णकटिबंधीय सागर हैं, मैंने बताया था कि ओशियन और सीज पे जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन का डेवलपमेंट होता है। ओशियन और सीज की जब हम बात करते हैं तो जैसे हमारे भारत में जब ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप होता है तो हमारे यहाँ 2 क्या बोलते हैं सीज है, एक है बे ऑफ बंगाल और दूसरा जो है अरेबियन सी है। तो महासागरों और सागरों पे विकसित होता है, कहाँ पर? वार्म ट्रॉपिकल, यानी जो गर्म उष्णकटिबंधीय महासागर हैं और सागर हैं उन पर इसका विकास होता है। और इसके विकास के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस हैं, कुछ आवश्यक दशाएं हैं, जलवायु दशाएं हैं, और अगर वो नहीं होंगी तो वहाँ पर जो है इसका विकास नहीं होगा। जब आप यूपीएससी का या कोई भी अच्छा एग्जाम दोगे तो फिर आपको मालूम क्या होगा कि पूछेगा, 4 कथन दे देगा कि निम्न में से कौन सी ट्रॉपिकल साइक्लोन के विकास या विकसित होने की आदर्श दशाएं हैं या नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहला, लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या हुआ? जो सागरीय सतह है उसका तापमान कितना होना चाहिए? 27 डिग्री सेल्सियस। और सरफेस कैसी होनी चाहिए? लार्ज सी सरफेस होनी चाहिए, यानी कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और छोटी सी झील आपको दे दी जाए तो वहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप हो जाएगा। तो एक बृहत जो है समुद्री सतह होनी चाहिए, एक बड़ी समुद्री सतह होनी चाहिए, और वो या तो सी में पाई जाएगी या फिर ओशियन में पाई जाएगी, ठीक है। और उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा जो है अभी तक जो अनुसंधान हुए, अभी तक जो रिसर्चेज हुए, उसमें निकल करके बात आई है कि लार्ज सी सरफेस पे जो है इसका जो है डेवलपमेंट होता है। दूसरा क्या है? प्रेजेंस ऑफ कोरियालिस फोर्स। देन व्हाट इज द मीन ऑफ प्रेजेंस ऑफ कोरियालिस फोर्स? एनीबॉडी विल टेल मी इन माय क्लास व्हाट इज कोरियालिस फोर्स? I have told you many times, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि कोरियालिस फोर्स क्या होता है। सर कोरियालिस वाला वही होता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं होती है अपनी दाएं ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर मुड़ जाती हैं। ये तो फेरल का नियम है। कोरियालिस फोर्स के आधार पर फेरल का नियम बनाया गया है कि उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती है, बाई तो क्या बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाई ओर मुड़ जाती है। बताओ कोई कोरियालिस फोर्स क्या है? मैंने कई बार बताया है आपको।
कोई बताएगा व्हाट इज कोरियालिस फोर्स? बताओ बेटा। सर जब कोई बॉडी मोशन करती है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगाया जाता है। हेलो, आवाज आ रही है? आपकी आवाज हमको नहीं मिल रही है। कई सारे लोग ज्वाइन नहीं सर कर अब पा आ रहे रही हैं। है? हाँ, सर पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती हैं, इसे कोरियालिस फोर्स कहते हैं। देख लिया है ना, देख के बता रही हो कोरियालिस फोर्स क्या होता हाँ, है यही कि मतलब जो है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो है जो विंड्स होती हैं वो अपने दाएं या बाएं ओर मुड़ जाती हैं, इसी को जो है कोरियालिस फोर्स कहते हैं। और ये हवाओं के साथ ही नहीं होता है, कोई भी चीज जो है भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाएगी या दक्षिण की ओर जाएगी तो उसमें क्या होगा, कोरियालिस फोर्स के कारण उसका विचलन होगा। ठीक है, अभी हम बताते हैं आपको विचलन कैसे होगा एक बार अच्छे से। अच्छा, यही समझा देते हैं इसको। ये दिखाई पड़ रहा है, ये दो चित्र दिखाई पड़ रहे हैं आपको? यस सर। यस सर। एक काम करते हैं, अब आप लोग कोरियालिस फोर्स खुद से समझने की कोशिश कीजिए, मैं कई बार बता चुका हूँ। क्या माइक खुला हुआ है भाई? तीसरी बात है स्मॉल वेरिएशंस इन वर्टिकल विंड स्पीड। जो हवाओं का जो क्या बोलते हैं उनकी स्पीड होती है, क्षैतिज प्रवाह होता है। आपको पता है कि हवाएं दो तरह से चलती हैं, एक हवा चलती है जो क्या बोलते हैं हॉरिजेंटल चलती, पृथ्वी की सतह के समानांतर चलती, दूसरी हवा चलती है वर्टिकल चलती है यानी लंबवत चलती है। हमारी पृथ्वी के धरातल पर हवाओं का प्रवाह या हवाओं का संचलन दो प्रकार से होता है। तो ये तीसरी बात कहता है कि जो वर्टिकल विंड स्पीड है उसमें वेरिएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसमें विविधता होनी चाहिए, उसमें जो है अंतर होना चाहिए। तीसरा है ए प्री एक्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया ऑफ लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन। मतलब जहां पर इसका विकास हो वहां पर जो है एक लो प्रेशर का क्षेत्र या क्या बोलते हैं निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित होना चाहिए, क्योंकि वही लो प्रेशर का एरिया आगे चल करके एक बड़े साइक्लोन में डेवलप हो जाता है। अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम, और समुद्र की जो सतह है उसके ऊपर क्या होना चाहिए? डाइवर्जेंस होना चाहिए। तो ये जो है 5 कारण हैं जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसके जो है विकसित होने के लिए जो है आइडियल कंडीशंस है। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई दिक्कत? अपर डाइवर्जेंस का मतलब हवाएं जो है सी सिस्टम के ऊपर जो है, डाइवर्जेंस मतलब वो ऊपर की ओर उठना, कन्वर्जेंस का मतलब होता है नीचे की ओर गिरना। ठीक है, तो हवाओं को जो है जब निम्न वायुदाब का केंद्र होगा तभी तो हवाएं ऊपर की ओर तेजी के साथ ऊपर उठेंगी, और जब तेजी के साथ ऊपर उठेंगी तो जो है उनमें जो है सर्कुलेशन प्रारंभ हो जाएगा। आगे बढ़े लोग। यस सर। अब देखो बेटा, ये एक चित्र है ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब देखो इसमें 5 स्टेजेज या 5 कंडीशंस दी हुई हैं, और इन फेवरल कंडीशन के अंतर्गत इस प्रकार से जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन का डेवलपमेंट होता है। सबसे पहला वार्म मॉइस्ट एयर मूव्स ओवर द ओशियन, मतलब जो समुद्री सतह है उसके ऊपर आर्द्र हवा क्या करती है? मूव करती है। क्या करती है? मूव करती है। दूसरी कंडीशन में क्या होता है या दूसरे लेवल में क्या होता है कि वाटर वेपर राइजेज इनटू द एटमॉस्फेयर। जो वाटर वेपर है वातावरण में या हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल में जो है वो तीव्र गति के साथ ऊपर की ओर उठती है,
और जैसे ही जो है तीसरी स्टेज में वाटर वेपर ऊपर की ओर उठती है, यह तीव्र गति के साथ ठंडी होती है और ठंडी होने के साथ साथ ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाती है। फर्स्ट ईयर वाले, इसमें सेकेंड ईयर वाले कितने बच्चे हैं? सेकेंड ईयर वाले कितने लोग हैं? सर मैं वृष्टि कैसे होती है आपको आपने पढ़ा था? बरसात कैसे होती है, रेनफॉल कैसे होती है, आपने पढ़ा था? जी। कैसे होती है? देखो, होता ये है कि हवा जो है सतह की, जब समुद्री सतह या स्थल की सतह गर्म होती है तो उसके प्रभाव से हवा तीव्र के साथ, तेजी के साथ गर्म होती है। जब हवा गर्म होती है तो हवा का तापमान क्या होता है, या हवा का तापमान अधिक होने के कारण जो है हवा तीव्र गति के साथ न्यून वायुदाब का केंद्र बनाती है। और जब हवा गर्म होती है, न्यून वायुदाब का केंद्र बनाती है तो ऊपर की ओर उठती है। और जब ऊपर की ओर उठती है तो हमको पता है कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर हवा का टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता है। कितने लोग ये पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर तक पर 1000 मीटर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है डाउन होता है। इसको नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। इसमें ये नॉर्मल लैप्स रेट या सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। तो वही तीसरी स्टेज में कहता है कि जैसे ही जो है हवा तीव्र गति के साथ ऊपर की ओर उठती है, वाटर वेपर जो है कूल हो जाती है और कूल होने के बाद कंडेंस हो जाती है, संघनित हो जाती है। और जब संघनित हो जाती है तो जो जलवाष्प वायु में उपस्थित है वो पानी की ड्रॉपलेट्स में जो है, वाटर ड्रॉपलेट्स में जो है कन्वर्ट हो जाती है। इसको ऐसे समझिए कि ठंडियों के समय में आपने जो है सुबह सुबह कोहरा देखा है, और जैसे ही कोहरा छटता है आपको दिखाई पड़ता है कि जो पेड़ की पत्तियां हैं, पत्तियों के ऊपर कोहरे की छोटी छोटी बूंदें जम चुकी होती हैं। वो होता है कि कोहरे में उपस्थित जो जल की मात्रा होती है वो टेम्परेचर के अधिक हो जाने के या कम हो जाने के कारण जो है वो कंडेंस्ड हो जाती है। और कंडेंस होने के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स में वो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, उसके बाद फोर्थ स्टेज में क्या होता है, कंडेंसेशन रिलीज हीट इनटू द एटमॉस्फेयर मेकिंग एन एयर लाइटर। और जैसे ही कंडेंसेशन होता है वो क्या करता है कि वातावरण में, अब देखो बेटा, जब जलवाष्प जो है किसमें परिवर्तित होगी, वाटर वेपर में, जलवाष्प जो है ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगी तो जलवाष्प से लेटेंट हीट निकलेगी, गुप्त ऊष्मा निकलेगी। और जब वो गुप्त ऊष्मा निकलेगी तो वातावरण को और गर्म कर देगी। कैसे होता है आपको बताएं, कभी पानी गर्म किया है? जी, यस सर। पानी गर्म किया, एक काम करना कि जब पानी आप गर्म करना तो फ्रिज से ठंडा ठंडा जो है एक चम्मच डाल लेना अपनी फ्रीजर में, ठीक है। और जैसे ही आप वाटर वेपर में उसको लगाओगे तो देखोगे कि पूरा का पूरा जो है गर्म और ठंडे के मिश्रण के कारण वो जलवाष्प तीव्र गति के साथ संघनित होती है। संघनित होने के साथ साथ आपका जो चम्मच होगा उसके चारों ओर वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हो जाएंगी, डेवलप हो जाएंगी। होंगी कि नहीं होंगी? नहीं होंगी तो आप इसको एक बार करके देखिएगा। और जब आपको पता है कि जब हम जो है कहीं पर जो है जलवाष्प जल के रूप में परिवर्तित होती है तो गुप्त ऊष्मा निकलती है, और उस गुप्त ऊष्मा के निकलने के कारण जो है आसपास का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो वही यहाँ पर भी होता है। और इसके बाद द वार्म एयर कंटिन्यूज टू राइज विद मॉइस्ट एयर, द ओशियन टेकिंग इट्स प्लेस क्रिएटिंग मोर विंड। और जैसे ही जो है ये हवा तीव्र गति के साथ ऊपर बढ़ती है तो आसपास की हवा जो है, जो स्पेस क्रिएट होता है, जो स्पेस क्रिएट होता है उस स्पेस को भरने के लिए आसपास की हवा तीव्र गति के साथ उस जो है क्या बोलते हैं, वो जो एरिया है वैक्यूम क्रिएट होता है उसकी ओर भागता है। और इस तरह जो है समुद्रों के ऊपर एक चक्करदार घेरा हवाओं का धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। इतनी बात समझ आएगी? नहीं समझ में आई? फिर से समझो इस बात को। समुद्री सतह होती है, समुद्री सतह के ऊपर जो है गर्म वायु प्रवाहित होती है। ऐसी गर्म वायु प्रवाहित होती है जिसमें जलवाष्प की मात्रा होती है। और जैसे ही जो है गर्म वायु के कारण वो तीव्र गति के साथ ऊपर उठती है, जब ऊपर उठती है तो वाटर वेपर क्या हो जाती है, कंडेंस्ड हो जाती है। क्योंकि हमको पता है कि हमारे वायुमंडल में जैसे ही हम 1000 मीटर ऊंचाई पे जाते हैं
क्या बोलते हैं ताप पतन होता है, टेम्परेचर जो है डाउन होता है। और टेम्परेचर डाउन होने की रेट क्या होती है, 6.5 डिग्री पर 1000 मीटर। 1 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। और जब वो टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो जो जलवाष्प होता है वाटर वेपर में डिवाइड हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और जब वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो वो कुछ लेटेंट हीट वायुमंडल में फेंकता है, और उस लेटेंट हीट क्या करती है, इस हवा को और तीव्र गति से ऊपर उठने के लिए एक प्रकार से जनरेटर का काम करती है। और जब ये पूरी हवा ऊपर नीचे ऊपर उठ चुकी होती तो क्या बोलते हैं सतह के ऊपर एक वैक्यूम क्रिएट होता है, और उस वैक्यूम को भरने के लिए आसपास की हवाएं तीव्र गति के साथ उस वैक्यूम की ओर बढ़ती है। लेकिन हमको पता है कि अगर हमारी पृथ्वी पर कोरियालिस फोर्स काम नहीं कर रहा होता तो ये 90 डिग्री पे केंद्र की ओर जा रही होती। लेकिन कोरियालिस फोर्स के कारण जो है इनके दिशा में विक्षेपण होता है, और इस विक्षेपण के कारण क्या होता है, इस विक्षेपण के कारण हवाएं जो है सर्कुलेशन मोड में, एक चक्रीय क्रम में जो है सर्कुलेट होना प्रारंभ हो जाती हैं। वैसे ही जैसे आपने कभी नदी में देखा है, नदी में भंवर डेवलप होता है, आपने देखा है कि नहीं देखा है? यस सर। हाँ, नदी में जैसे भंवर डेवलप होता है वैसे समुद्री सतह के ऊपर वायु का एक भंवर उत्पन्न हो जाता है, और इस वायु के भंवर की जैसे जैसे इसका विकास होता जाता है वैसे वैसे जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन तीव्र, और इसकी जो है उसमें हवाओं की गति तीव्र होने लगती है। और लगातार जब तक कि समुद्र के अंदर होता है ये नुकसानदेह नहीं होता, लेकिन जैसे ही लैंडस्लाइड करता है, लैंडस्लाइड का मतलब तट से टकराता है तो आसपास की जितनी भी संरचनाएं होती हैं उसको क्या कर देता है, तहस नहस कर देता है। और कैसे तहस नहस करता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहां तक समझ में आया आपको, नहीं समझ में आया? बताओ भाई। हाँ, आया सर। इसको समझ में नहीं आया? यहां तक समझा कि कैसे एक नॉर्मल प्रोसेस कैसे है कि साइक्लोन कैसे डेवलप होता है। बाकी पूरा का पूरा भी हम इसकी संरचना आपको बताएंगे, लेकिन आप बताइए कि कैसे आपको पता चलता है। यहां तक आप लोग समझ आया कि नहीं समझ आया? क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं इसको, आप ट्रॉपिकल साइक्लोन की ऑरिजिन को नहीं समझोगे तब तक आप जो है इसको समझ नहीं सकते हो, आप इस टॉपिक को नहीं समझ सकते हो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? अगर किसी को प्रॉब्लम है तो अपना जो है माइक ऑन करके आप बात कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ो, नहीं तो फिर बढ़े आगे। जी। आप देखो जो है जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसका अर्ली स्टेज कैसे होता है। चित्र दिखाई पड़ रहा है? यस सर। इंग्लिश मीडियम वाले को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? जो बात मैंने आपको पहले बताई वही बात यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है। देखिए ये समुद्री सतह है नीचे की ओर, ठीक है। यहाँ पर हवाएं तीव्र गति के साथ ऊपर की ओर उठती हैं, और जब तीव्र गति के साथ ऊपर की ओर उठती हैं तो नॉर्मल लैप्स रेट से उनमें जो है टेम्परेचर का डाउनफॉल होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है जब तापमान घटता है। और जब तापमान तीव्र गति के साथ घटता है तो जलवाष्प का कंडेंसेशन होता है, यानी जलवाष्प का संघनन होता है, और संघनन के कारण जो संघनन की मुक्त ऊष्मा आसपास के वातावरण में मिलती है, यह प्रक्रिया को और तीव्र गति कर देती है। और जब प्रक्रिया और तीव्र गति होती है तो केंद्र से हवाएं तीव्र गति के साथ ऊपर की ओर उठती हैं, और जब तीव्र गति से हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं तो आसपास की हवाएं उस वैक्यूम को भरने के लिए तीव्र गति के साथ केंद्र की ओर आती हैं। और इस तरह जो है हवाएं जो इसका जो सेंटर आप पॉइंट होता है, जिसका जो केंद्र होता है, अभी हम आगे इसकी संरचना के बारे में बात करेंगे, वहां पर चक्करदार हवाएं जो है पेरिफेरी से यानी परिधि से केंद्र की ओर तीव्र गति से हवाएं चलने लगती हैं। बात यही कही गई है। और देखो यहाँ पे दो शब्द इस्तेमाल किया गया है। एक शब्द इस्तेमाल किया गया है लैप्स रेट यानी नॉर्मल लैप्स रेट, और दूसरा इस्तेमाल किया गया है एडियाबेटिक टेम्परेचर लैप्स रेट। क्या है ये? स्क्रीन दिख रही है ना? सर बताएं। हाँ बताओ। सर एल्टीट्यूड जैसे इंक्रीज होता है उसके साथ में जो हमारी टेम्परेचर में बढ़ता है टेम्परेचर,
increasing temperature with the decrease in latitude is known as lapse rate. संघनन की गुप्त ऊष्मा के बाद, यानी जब क्या बोलते हैं कंडेंसेशन के बाद हवा के ऊपर उठने और ठंडे होने की दर में बदलाव आ जाता है। इसी को जो है मतलब इसको समझो कि हवा के ऊपर और नीचे होने के कारण, समझ रहे हैं, हवा के वायुदाब के कारण जो उसके तापमान में परिवर्तन आता है उसको जो है एडियाबैटिक लैप्स रेट बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? सर एक बार एडियाबैटिक लैप्स रेट फिर से बता दीजिए। एडियाबैटिक लैप्स, देखो दो प्रकार के जो है लैप्स रेट होते हैं, टेम्परेचर लैप्स रेट होते हैं। पहला होता है सामान्य तापमान दर, जिसको नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट बोलते हैं। ठीक है, जब हवा ऊपर की ओर उठती है, अपवर्ड मूवमेंट होता है एयर में, तो चूंकि हमारी जो पृथ्वी का सोर्स है, पृथ्वी पर तापमान का सोर्स है, वायुमंडल को गर्म करने का सोर्स है, वो सीधे सूर्य ना होकर के पृथ्वी का धरातल है, क्योंकि वायुमंडल का अधिकांश भाग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से गर्म होता है। इसको ऐसे समझो कि हमारी पृथ्वी पर टेम्परेचर प्राप्त तो हमको सूर्य से हो रहा है, लेकिन वायुमंडल पर जहां पर हम रह रहे हैं वहां पर तापमान कहां से प्राप्त हो रहा है? अर्थ के नीचे से। अर्थ के नीचे से। हमारे जो है अर्थ जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन करती है, इस कारण जो है जैसे जैसे क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर में हम धरातल की ऊपर ऊंचाई की ओर जाते हैं, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होता है? घटता है। इसको जो है नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सामान्य तापपतन दर बोलते हैं। इतना बात समझ आई? नहीं समझ आई? जी सर, आ गई। उसके बाद होता है, एक होता है एडियाबैटिक तापपतन दर। अगर हवा का वॉल्यूम वही रहे, हवा के वॉल्यूम में कोई परिवर्तन ना हो, तो हवा के ऊपर उठने यानी अपर एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन और लोअर एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन के कारण जो उसके जो है दबाव में परिवर्तन होता है, उसके कारण अगर जो है वायु का तापमान परिवर्तित होता है तो उसको जो है एडियाबैटिक तापपतन दर बोलते हैं। बात समझ में आई? सर अब देखो इसमें है कि हाउ ट्रॉपिकल स्टार्म आर फॉर्म। ट्रॉपिकल स्टार्म जो है कैसे जो है उनका विकास होता है। जो बात पहले बताई गई है उसी को बहुत ही इजीली एक्सेस करके बताया गया है। देखो सबसे पहला जो चित्र है यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द ओशियन सरफेस एंड कम्स इनटू कांटेक्ट विद मास एंड कोल्ड एयर फॉर्मिंग क्लाउड्स। पृथ्वी के जो महासागरीय सतह है उसके ऊपर सूर्य के तापमान के कारण क्या होता है कि जलवाष्प उत्पन्न होती है, और जलवाष्प उत्पन्न होकर के क्या करती है? बादलों का जो ठंडे बादल हैं और ठंडी हवाएं हैं, एयर जो है क्या बोलते हैं कोल्ड एयर है, उसके संपर्क में आती है। दूसरे कंडीशन में क्या होता है कि एक कॉलम ऑफ लो प्रेशर डेवलप्स एट द सेंटर, विंड्स फॉर्म अराउंड द कॉलम। उसके जो केंद्र है, उसके केंद्र में क्या होता है? एक लो प्रेशर का एरिया यानी निम्न वायुदाब का केंद्र क्या होता है? निम्न वायुदाब का केंद्र क्या होता है? क्रिएट होता है। और हमको आपको पता है कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर क्या होती है? हमेशा सर्कुलेट प्रवाहित होती है। हाँ, प्रवाहित होती है हमेशा। जो उनका मूवमेंट होता है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर। फिर वही बात आती कि अगर हमारी पृथ्वी के धरातल पर कोरियालिस फोर्स ना काम कर रहा होता तो ये 90 डिग्री पे प्रवाहित हो रही होती, मतलब केंद्र से बिल्कुल सीधे पेरीफेरी से यानी परिधि से बिल्कुल केंद्र की ओर प्रवाहित हो रही होती। लेकिन आपको हमको पता है कि हमारी पृथ्वी पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है? कोरियालिस फोर्स काम कर रहा है। तो कोरियालिस फोर्स के कारण जो है इनकी गति कैसे होती है? हल्की से जो है सर्कुलर मोशन हो जाता है। धीरे 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 जो है ये एनर्जी क्या होती है? बढ़ती जाती है, स्पीड बढ़ती जाती है, और चक्रवात के केंद्र में जो है एक आंख का, जिसको आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं, उसका डेवलपमेंट हो जाता है। और इसके चारों ओर हवाओं तीव्र गति के साथ बहुत ही स्पीड से जो है क्या करती? घूमती रहती है। इसकी कल्पना आप करिए कि आपने कभी शायद आपको मौका मिला हो तो नदी में भंवर का डेवलपमेंट होता है, देखा है कभी?
नदी में जो बड़ी बड़ी नदियां, उनमें मध्य में जो है भंवर का डेवलपमेंट था, तो उसमें भी जो है जब हम लिथोस्फीयर पढ़ाएंगे तो किस वजह से भंवर का डेवलपमेंट होता है वो अलग बात है, लेकिन वही स्थिति यहाँ पर होती है, हवा में एक भंवर का निर्माण हो जाता है, लेकिन एक ऐसा भंवर होता है जहाँ पर हवाएं नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही होती है। केंद्र में जो है निम्न वायुदाब केंद्र के कारण तीव्र गति के साथ हवाएं केंद्र से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही होती। हमेशा एक बात याद रखिएगा, हवाएं अगर नीचे की ओर उतरेंगी तो कभी वर्षा नहीं होगी, और हवाएं वर्षा उसी कंडीशन में होगी जब हवाएं केंद्र से यानी नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। उसका कारण ये है कि जब तक कंडेंसेशन नहीं होगा, संघनन नहीं होगा, तब तक वृष्टि नहीं हो सकती है। जब हम आपको कभी अवसर मिलेगा तो वृष्टि कैसे होती है तो पढ़ाएंगे तो आपको ये बात और समझ में आएगी। तो यहाँ तक समझ में आ गई बात कि किस प्रकार जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण होता है। पहली स्थिति आप चित्र देखिए, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि हवा ऊपर की ओर उठती है, इवेपोरेटेड होती है, उसमें वाटर वेपर होता है, और वाटर वेपर जो है क्या करता है, बादलों के संपर्क में आकर के ठंडा हो जाता है। दूसरी स्टेज में क्या होता है कि धीरे धीरे सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जाता है, और सर्कुलेशन चूंकि ये कोरियालिस फोर्स के कारण जो है सर्कुलर मोशन का कॉमन जो है कॉलम डेवलप हो जाता है। तीसरी स्थिति में क्या होता है कि केंद्र में एक आई का डेवलपमेंट हो जाता है चारों ओर, जिसके चारों ओर जो है तीव्र गति से हवाएं चक्कर लगा रही होती। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सर कोरियालिस फोर्स जो सर थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए सर। ऐसा करो तुम लोग कोरियालिस फोर्स को खुद से पढ़ो, अब हम नहीं डिस्क्राइब कर पाएंगे, ठीक है? गूगल है आपके पास, गूगल खोल करके उससे पढ़िए कि कोरियालिस फोर्स क्या होता है, क्योंकि होता है कि आप लोग क्लास करने के बाद फिर पूरा दिन घूमते, कोई पढ़ता नहीं है। कोरियालिस फोर्स में कौन सी ऐसी चीज है कि जो आपको समझ में नहीं आ रही? सीधा है कि हमारी पृथ्वी गोल है और पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है, जिस कारण जो है पृथ्वी की गति पश्चिम से पूरब घूमने की जो गति होती है वो हवाओं की दिशा को प्रभावित करती है, और इसी को कोरियालिस फोर्स कहते हैं। अब इसमें क्या ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आ रही? वो तो तभी नहीं समझ आ रही कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं। तो आप नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा ना। अब देखो जो है जो चक्रवात होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, उसका एक स्ट्रक्चर है। बीच वाला जो क्षेत्र होता है जहां पर हवाएं अपवर्ड और लोअर मूवमेंट करती है, इसको आई बोलते हैं। इसके चारों ओर बादलों का विकास होता है, जिसमें क्यूमुलोनिम्बस, निम्बोस्ट्रेटस, सीरोस्ट्रेटस, सीरस। अभी शायद फर्स्ट ईयर वालों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा कितने प्रकार के बादल होते हैं? नो सर। हाँ, तो अभी कुछ चीजें अच्छी नहीं रही इस बार। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है ड्राई हवा जो है कैसे जो है फ्लो करती है, ठीक है? अब देखो ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन का क्या है स्ट्रक्चर है, जो बिल्कुल केंद्र का क्षेत्र है जहां पर हवाएं अपवर्ड मूवमेंट कर रही हैं, उसको क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई। और उसके जस्ट बाहर का जो एरिया उसको क्या बोलते हैं? आउटफ्लो क्लाउड शेड, वाल बोलते हैं। आउटपुट क्लाउड शील्ड। बिल्कुल केंद्र को क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। और इसके चारों ओर का जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? आई वाल बोलते हैं। देखो तीनों चित्र दिया हुआ है, ठीक है? ये क्या बोलते हैं, इसका वर्टिकल दिया हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल एक टॉप व्यू बर्ड व्यू दिया हुआ है। देखो आई है, आई के चारों ओर किसका डेवलपमेंट हुआ है? आई वाल का डेवलपमेंट। उसके बाद आउटफ्लो क्लाउड शील्ड होती है, और इसमें जो है कई सारे जो है बादलों का जो है इसमें विकास होता है। तो इसको आप देख लीजिए चित्र को। देखा आपने? आई वाल में हवाओं का अपवर्ड मूवमेंट होता है, और आई के अंदर हवाओं का जो है डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। और हवाएं उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर कैसे चलती हैं? एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलती है। सर ये जो आई होती है एकदम मिडिल में होती है ना? हाँ बिल्कुल मिडिल में होती है। अब देखो आई, और इसका थोड़ा सा समझ लें कि जो है जो हमने उसमें देखा है चित्र में क्या क्या इसकी विशेषताएं पाई जाती हैं।
ऐसा कुछ नहीं है, एक बार देख लो इसमें क्या है आप लोग, ठीक है। बिल्कुल मध्य का एरिया होता है। और यहाँ पर वर्षा बिल्कुल नहीं होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो आई वाला रीजन होता है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया कि जब हवाएं नीचे की ओर उतरेंगी तो वर्षा नहीं होगी। तो चूंकि इस रीजन में हवाएं तीव्र गति से नीचे की ओर उतर रही होती हैं तो यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। टेम्परेचर कम होगा कि ज्यादा होगा ये बताओ। हवाएं जब नीचे की ओर उतरेंगी तो हवाएं क्या होंगी, गर्म होंगी कि ठंडी होंगी? गर्म होंगी। गर्म होंगी। हाँ, हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी तो क्या होंगी, ठंडी होंगी। ठंडी होंगी। और नीचे की ओर उठेंगी तो क्या होंगी, गर्म होगी। और इसका जो डायमीटर होता है 8 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर तक होता है, लेकिन जो इसका औसतन डायमीटर होता है वो 30 किलोमीटर से लेकर के 36 किलोमीटर के मध्य होता है। तो आई की सबसे बड़ी विशेषता है कि बिल्कुल बीच का एरिया होता है, मौसम यहाँ पे बहुत शांत होता है, वर्षा लगभग नहीं के बराबर होती है, टेम्परेचर अधिक होता है, और इसका जो रेंज होता है, इसका जो एरियल रेंज होता है कितना होता है, 8 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर के मध्य। लेकिन जो है औसतन जो रेंज होती है वो क्या होती है, 30 किलोमीटर से लेकर के 60 किलोमीटर के बीच में होती है। उसके बाद होता है आई वाल। द आई इज सराउंडेड बाई आई वाल द रफ सर्कुलर रिंग ऑफ टिप। मतलब जो आई होती है, जो चक्रवात की आंख होती है, वो चारों ओर से आई वाल से घिरी हुई होती है। जैसे ये देखा आप नहीं देखा, ये बीच का बिल्कुल मध्य का जो पोर्शन है ये है, क्या है, आई है। ये क्या है, आई है, ये है, दिखाई पड़ रहा है, ये मेरा रेड वाला रेड दिखाई पड़ रहा है, ये आई है। जी सर। ठीक है, और इसको चारों ओर जिसने जो है कर रखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, आई वाल बोलते हैं। आई की विशेषता ये होती है कि यहाँ पर देखो, ये देखना आपको दिखाई पड़ा, मूवमेंट ऑफ एयर का कैसा है, डाउनवर्ड मूवमेंट है, डिसेंडिंग एयर है। लेकिन इसके तुलना में जो आई वाल है उसका, वहां पर हवा का सर्कुलेशन कैसा है, वर्टिकल सर्कुलेशन कैसा है, असेंडिंग है। ठीक है, तो डिसेंडिंग होने के कारण या डाउनवर्ड मूवमेंट होने के कारण या हवा के अवतलन के कारण जो आई होती है वहां पे मौसम कैसा होता है, ये यहाँ पर मौसम बिल्कुल शांत होता है, थोड़ा सी आसपास के एरिया से थोड़ा सा गर्म क्षेत्र होता है, मौसम बिल्कुल माइल्ड होता है, वर्षा बिल्कुल नहीं होती है। डायमीटर इसका कितना होता है, 8 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर तक अप्रोक्सीमेटली जो डायमीटर होता है 30 किलोमीटर से लेकर के 36 किलोमीटर। 60 किलोमीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद इसके चारों ओर का जो रीजन होता है उसको आई वाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आई वाल। आई वाल बोलते हैं। अब आई वाल क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। पहली विशेषता समझ आएगी, यहाँ पर हवाओं का अपवर्ड मूवमेंट होता है, यानी हवाओं का क्या होता है, ऊपर की तरफ ऊपर की ओर उठती है। ठीक, दूसरी विशेषता ये होती है कि आई is composed of air that slowly sinking and eye wall has net upward flow as a result of many moderate updraft and downdraft explained in thunderstorm। तो ये अलग बात हो गई। ठीक है, वही बात हमने जो कहा कि हवा का जो है अपवर्ड मूवमेंट होता है। और यहाँ पे जो है टेम्परेचर क्या होता है, द आइज वाल टेम्परेचर्स आर ड्यू टू कंप्रेशनल वार्मिंग एडियाबेटिक ऑफ द सबसिडिंग एरिया। वो तो वही बात हो गई। ठीक, द मोस्ट सराउंडिंग टेकन विद द आई so a low level layer which is relatively moist with an immense billow suggesting that the sinking of eye typically। उसके बाद आई वाल के बाद जो अगला जो तीसरा स्तर होता है उसको स्पाइरल बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पाइरल बैंड। हाँ, और स्पाइरल बैंड कहाँ पर है, इसको हम आपको चित्र में दिखा देते हैं। ये वाला जो रीजन है दिखाई पड़ा आपको? यस सर। जी सर, यानी आई वाल के, हाँ, आई वाल के बाद जो भी जो ये वाला जो रीजन है इसको स्पाइरल रैन बैंड्स बोलते हैं। और यहीं पर जो थंडर स्टार्म होता है, जो तीव्र गति के साथ बिजली चमकती है, बहुत तेज वर्षा होती है, वो पूरी की जो है मौसम की जो विध्वंसात्मक कार्रवाइयाँ होती है, जो डिस्ट्रक्टिव एक्शंस होते हैं एटमॉस्फेयर को, यहीं पर होते हैं। ठीक है,
इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग इसको जो है एक बार देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लोगे इसका, लेना ले लो, या फिर इसको ऐसा करेंगे, इसको हम आपको जो है उस पर भेज देंगे, इस टॉपिक को हम आपको पीडीएफ बना के इसका भेज देंगे, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत होगी तो उनके लिए हिंदी में हिंदी में भेजिएगा। हाँ, अब देखो कैटेगरीज ऑफ साइक्लोन जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, कितने प्रकार की कैटेगरी दिखाई पड़ रही है आपको? 5। 5 प्रकार की। इसको ऊपर वाला साफिर सिम्पसन स्केल पे है, दूसरा वाला जो है ऑस्ट्रेलियन में, ठीक। तो कैटेगरी 1 मिनिमम डैमेज होता है, और इसको हम लोग देखते हैं, ये है कैटेगरी 1, ये दिखाई पड़ा आपको, रेड डॉट दिखाई पड़ा है ना आपको? यस सर। तो ये मिनिमल डैमेज होता है। इसमें हवा की स्पीड क्या होती है, 119 किलोमीटर पर आवर से लेकर के 153 किलोमीटर पर आवर। फिर उसके बाद जो कैटेगरी 2 है उसमें जो है मध्यम प्रकार का नुकसान होता है, और इसमें हवा की गति होती है 154 से लेकर के 157 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद जो कैटेगरी 3 का साइक्लोन होता है, वहाँ पर विंड की स्पीड क्या होती है, 178 से 208 किलोमीटर पर आवर, दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी 4 का जो होता है उसमें एक्सट्रीम डैमेज होता है, और ये होता है विंड की स्पीड क्या होती है 209 टू 251 किलोमीटर पर आवर। और सबसे ज़्यादा जो खतरनाक होता है वो कौन सा होता है, कैटास्ट्रोफिक, और उनमें यहाँ पर जो है विंड की स्पीड होती है 252 किलोमीटर पर आवर एंड मोर। तो साइक्लोन को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? 5। और देखो इसी में नीचे जो है टेबल बनी हुई है, इस टेबल में जो है कैटेगरी 1 को या कैटेगरी 2 को या कैटेगरी 3 या 4 को जो है ऑस्ट्रेलियन का जो उनका अपना सिस्टम उसमें क्या कहा गया है। तो इसको आप लोग, जो मैं आपको भेज दूंगा तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब जो महत्वपूर्ण है कि जो पथ हैं, जो ब्रीडिंग पथ जिनको बोलते हैं, कहाँ कहाँ पर है, तो आपको एक चित्र दिखाई पड़ रहा है? यस सर। तो ये मध्य का जो ओशियन है, ये ओशियन को क्या बोलते हैं? एस शेप का जो ओशियन है इसको क्या बोलते हैं, बताओ भाई? ये वाला इस पूरे ओशियन को क्या बोलते हैं, बताओ, ऐसे काम चलेगा नहीं। सेकेंड अरेबियन सी। अरेबियन सी यहाँ पर है, ये वाला पूरा सी ओशियन जो, इसको क्या बोलेंगे, इसको एटलांटिक ओशियन बोलते हैं, अंध महासागर बोलते हैं, एस शेप्ड है, ठीक है। और अटलांटिक महासागर के मध्य में जो है, यानी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर कहाँ पर, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से यहाँ पर जो है साइक्लोन का डेवलपमेंट होता है। तो सबसे खतरनाक जो साइक्लोन होता है यही का होता है, जून से अक्टूबर के बीच, ये अगस्त से अक्टूबर के बीच में आता है, और यहीं पर इसको क्या बोलते हैं, हरिकेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कहाँ पर? अमेरिका, हाँ, अमेरिका में मिसिसिपी घाटी में इसको हरिकेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाँ। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पथ है जो हमारा रीजन है, देखो दिखाई पड़ा, जून से नवंबर के बीच में इंडियन ओशियन के दो सागर हैं, एक इधर ये जो बंगाल, ये अरब सागर है ये वाला, और ये वाला बंगाल की खाड़ी है। तो ये यहाँ पर डेवलप होते हैं, और डेवलप होने के भारत का जो मेन एरिया है, जो मेन रीजन है, वहाँ पर ये लैंडफॉल करते हैं, और लैंडफॉल करने के बाद इनकी गति के हिसाब से जब ये स्थलीय क्षेत्र से टकराते हैं तो बहुत ही अधिक मात्रा में नुकसान करते हैं। उसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण जो है ये जापान का एरिया है, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टाइफून। हाँ, यहाँ पर जून से दिसंबर के बीच में इनका डेवलपमेंट होता है। और ऑस्ट्रेलिया के तट पर भूमध्य रेखा के दक्षिण में देखिए यहाँ वाला दिखाई पड़ा है आपको रीजन, यहाँ पर इसको विली विली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विली विली। जब आप इसको पढ़ लोगे विली विली, तो अगर आपने चित्र देख लिया तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा आप और इसको स्टडी करिएगा तो आपको बेहतर तरीके से पता होगा। और इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं, सी पर क्या होता है, शिपिंग प्रभावित होती है, लैंडफॉल प्रभावित होता है, स्ट्रॉन्ग विंड होती है, सर्ज होता है, हैवी रेनफॉल होता है, टॉर्नेडोज। अमेरिका का जो तट है
वहाँ पर टाइफून के प्रभाव के कारण जो है बहुत ही खतरनाक चक्रवात आते हैं जिनको टॉर्नेडो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टॉर्नेडो। कीप देखी है आपने? कि कीप की आकृति के होते हैं और इतने खतरनाक होते हैं कि इनकी जो सतह के साथ जुड़ाव होता है और वायुमंडल में इनका केंद्र होता है। और बिल्कुल जैसे जहाँ जिस क्षेत्र में, जैसे अमेरिका में मिसिसिपी नदी घाटी में जब प्रवेश करते हैं तो पूरा जो है जितनी भी संरचना मिलती है, आपने देखा है रनने की मशीन देखी है जहाँ पर लकड़ी काटते हैं? जी सर देखो। बिल्कुल वैसे ही स्थलीय सतह को काटते हुए निकल जाते हैं, घरों के 2 टुकड़े कर देते हैं, छतें उड़ा देते हैं, पेड़ों को बीच से फाड़ करके उड़ा ले जाते हैं। तो बहुत ही खतरनाक इनका नुकसान होता है। ठीक, बहुत सारी मात्रा में लोग जब प्रभावित होते हैं तो लोग मरते भी हैं और रिसोर्सेज डेवलपमेंट होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर इनका प्रभाव पड़ता है। जो कास्टल जियोमॉर्फोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, नए प्रकार के जो है लैंडस्केप बनते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इनके प्रभाव के कारण होती हैं। तो यहीं पर आज इस टॉपिक को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। और यहाँ पे अगर किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ। ग्यारह लोग थे, 9 लोग 12 लोग तक ज्वाइन किया लोगों ने और सब बाकी भाग गए। क्यों आज का टॉपिक अच्छा नहीं था क्या? बोर हो रहे थे? ये सब फाइनल वाले भाग नहीं सर अच्छा था। ज्यादा जी लोग सर, कह रहे हैं अच्छा था। कि मीट पे पढ़ाइए, किस पे पढ़ाए? मीट के चक्कर में तरफ मतलब अच्छा, ये बहुत से बताओ। लोग लास्ट अच्छा, ईयर वाले इसमें ज्यादा सही है, लेकिन ये वो बताओ लोग कह रहे हैं कि सर मीट कितना पे पढ़ाओ। कितना बढ़िया इंटरफेस है इसका जूम का, है कि नहीं है? जी सर जूम ज्यादा बेहतर है हमारे मेरे हिसाब से। जूम कितना, देखो इसकी पिक्चर क्वालिटी कितनी अच्छी है। ठीक है, पर पिक्चर इसमें क्वालिटी जब भी ठीक है सर। सर इसको स्लाइड भी कर लेते हैं तो पूरा दिखता है अच्छे से। स्लाइड भी पूरा दिखता है, उस पे जूम पे उसमें मीट पे दिखता नहीं है। अब आपको सीखना पड़ेगा, आप ये भूल जाओ कि आपका जो जमाना गया कि आप चीजें जो है बहुत आसान थी और अब तो और चीजें आसान हो गई। घर बैठ करके जो है, कपिल गौतम साउंड नहीं आ रहा है क्या तुमको? सर स्टार्टिंग में साउंड नहीं आ रहा था काफी टाइम से। हाँ, तो ये आपके सेटिंग की प्रॉब्लम थी ना, उसमें आपको करना चाहिए। ठीक है, तो बेटा आपको सबको इसमें चेंज करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि आप समझ लीजिए कि कोविड जाने वाला नहीं है अगर हमने अपने आप को चेंज नहीं किया तो। और मुझे लगता है कि मैं क्लास में पढ़ाता तो इतना अच्छा नहीं पढ़ा पाता जितना आसानी के साथ इसमें चीजें समझाई जा सकती हैं। नहीं, क्लास में सर ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, क्लास में ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब एक प्रभाव रहता सामने खड़े होके। यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है?